आज हम लोग बीएससी या ग्रेजुएशन का जो अलजेब्रा का पोर्शन है प्योर मैथमेटिक्स का ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्योर मैथमेटिक्स का जो ग्रुप थ्योरी है उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ सेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसको मैं बार बार ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय एग्जाम्पल्स में और डेफिनेशंस वगैरह बताते समय यूज करूंगी। तो वो जो हमारे सेट्स हैं बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये आप लोग फेमिलियर हैं इन सेट्स से पहले ही छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहला जो हमारा सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दूसरा हमारा सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में जब जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो जो हमारा कलेक्शन बनता है, सेट बनता है, वो होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक, अब ये आता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या है? हमारा जीरो भी है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ये सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो होता है एंड सो ऑन, इन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर वो कलेक्शन होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म p बाई q, जहां पर p और q ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं और एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं -2/3। ओके, ये एक रैशनल नंबर है हम लोगों का। लिख सकते हैं 3/-5, ये भी एक रैशनल नंबर है। 6/7, ये भी एक रैशनल नंबर है। 1, केवल 1 लिखते हैं या केवल 3 लिखते हैं तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 1। ओके, तो ये हमारा हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। उसके बाद बारी आती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो वो सारे एलिमेंट्स जो कुछ इस फॉर्म के हो, p डॉट q1 q2 q3 एंड सो ऑन, जहां तक ये चाहे ये q वाले टर्म्स जा सकते हैं। तो यहाँ पर p क्या है? यहाँ पर p हमारा जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, और q1 q2 q3 ये जो है ये हमारे 0 1 2 3 अप टू 9 इनके बीच कोई भी डिजिट हो सकता है। जैसे q1 लिया तो इसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। q3 लिया, इसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच कोई भी एक हो सकती है। और ये जो qi's वाले टर्म है, qi's वाले टर्म ये जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं -3.6289, देख सकते हैं 4.0130, ये सब हमारे क्या है? रियल नंबर्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो कुछ इस फॉर्म के होते हैं, c इक्वल x प्लस i1, जहां पर ये x और y क्या है? ये हमारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। और i जो है ये हम जानते हैं कि i की वैल्यू होती है √-1, यानी i² हमारा हो गया -1। इसका जैसे एग्जांपल ले सकते हैं -3.2 प्लस i इंटू 4। ठीक, तो इस तरह से ये इस तरह के एलिमेंट्स के जो कलेक्शन है वो क्या होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो हमको ग्रुप थ्योरी पढ़ने के दौरान ये सेट्स जो है इनको तो लेना ही है। इसके अलावा सेट ऑफ मैट्रिसेस जो हमारे हैं उनका भी कलेक्शन लेंगे। तो जैसे जहां जरूरत होगी एग्जाम्पल में मैं सेट्स को एक्सप्लेन करती चलूंगी। इसके साथ साथ इन सेट्स के साथ आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या पढ़े हैं? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स एडिशन। तो क्या करेंगे हम लोग ग्रुप थ्योरी जब पढ़ेंगे तो हम केवल इतने ही ऑपरेशंस तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने को। ग्रुप थ्योरी में क्या है? इन ऑपरेशंस की हेल्प से कुछ नए ऑपरेशंस भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे और उनके हेल्प से फिर हम ग्रुप थ्योरी की बाकी टर्म्स को भी जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम लोग को ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ और टर्म्स यूज होंगे, उनको पढ़ना है। तो पहला है हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट से बार बार लिखना है, इसलिए शॉर्ट में b.o. में यूज करूंगी आगे। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, तो सबसे पहले हमें एक सेट A चाहिए जो कैसा हो? नॉन एडिटिव। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है A और एक कोई भी ऑपरेशन है
मान लिया हम लोगों ने स्टार से डिनोट कर दिया, ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन या इनकी हेल्प से बना हुआ कोई नया ऑपरेशन। तो एक ऑपरेशन है हमारे पास। कब हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन इस सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन है, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं इस सेट ए के, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, इन दोनों एलिमेंट को अगर हम कंबाइन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, और जो नया एलिमेंट फॉर्म हो वो भी अगर ए के अंदर हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ए में बाइनरी ऑपरेशन है। यानी एक ऐसा ऑपरेशन जो किसी भी दो एलिमेंट पे किसी सेट के लगने पर नया एलिमेंट जो बनाए वो भी उस सेट के अंदर ही हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एडिशन। एडिशन जो हम लोग लेते हैं प्लस से डिनोट करते हैं, इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन एन, जेड, क्यू, आर एंड सी। जो एडिशन यहाँ पर ले रहे हैं, जब नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक, एडिशन ऑफ इसमें जब लेंगे तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, और जब सी के संग इस ऑपरेशन को लेंगे तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं जेड के संग इसको लेके बताना चाहूंगी। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जेड, और हमें चेक करना है कि प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर ए बी अगर हम लेते हैं जेड के अंदर, तो ए प्लस बी वो भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। ओके, तो ये जो एडिशन है वो जेड में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही हम बाकी सेट्स में भी चेक कर सकते हैं कि एडिशन जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे सी की बात करते हैं, दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लेते हैं, ए प्लस आई बी एंड सी प्लस आई डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने लिए, ये सी नोटेशन पहले से यूज है, तो यहाँ पर ले लेते हैं ई प्लस आई डी। अब ऐड करके देखते हैं ए प्लस आई बी प्लस ई प्लस आई डी। ये हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये जो नया एलिमेंट बनेगा इनको ऐड करने से, क्या वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग देखते हैं कि जब ऐड करते हैं तो ये जो नया एलिमेंट बना उसका रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया बी प्लस डी। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो नया एलिमेंट बन रहा है ये भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एडिशन जो है सी का के में भी बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो ये तो हो गई एडिशन की बात। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, अगर हम नेक्स्ट लेते हैं ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसका नोटेशन ये होता है, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन एन, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यों? हमारे पास कंडीशन है कि अगर कोई ऑपरेशन किसी सेट में बाइनरी है तो इसके कोई भी दो एलिमेंट्स हम ले और उस ऑपरेशन को लगाए तो नया एलिमेंट भी इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं हम 2 और 3 दो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, लेकिन 2 माइनस 3 जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, -1। ओके, -1 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं, यानी जो ये ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है एन के लिए। इसी जगह अगर हम डिवीजन ले लेते हैं तो वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा एन के लिए। ओके, क्यों नहीं होगा? मान लिया 2 और 3 हमारा एन के अंदर है, अब 2 डिवाइडेड बाई 3 अगर ये हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कोई रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी ये एन के अंदर नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन बोथ आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन एन। ओके, अब अगर इस एन की जगह हम लोग ले लेते हैं जेड, क्यू, आर और सी, उस केस में क्या सब्ट्रैक्शन जो है वो इनमें बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ये मुझे आप लोग बताएंगे। ओके, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आपको ये चेक करके बताना है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो इनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।
अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है, नेक्स्ट जो है कुछ लॉज पढ़ने हैं हम लोगों को इस ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो पहला लॉ जो है हमारा, जो हम बार बार यूज करेंगे, वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ इन ए सेट। क्लोजर लॉ इन ए सेट क्या होता है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए है और एक ऑपरेशन है स्टार, ये कोई भी ऑपरेशन है स्टार। अगर ये ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है ए के अंदर, तो हम कहते हैं कि ए इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, और क्लोजर लॉ होल्ड्स इन ए फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो यानी हमें सिंपली क्या करना है चेक करने के लिए क्लोजर लॉ, कि कोई भी दो एलिमेंट हम इस सेट के अंदर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो नया एलिमेंट बन रहा है इस ऑपरेशन की हेल्प से, वो भी ए के अंदर है। यानी दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, दूसरी तरह से कह सकते हैं हम कि अगर कोई ऑपरेशन किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन है तो वो सेट क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, और हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है इन द सेट ए। एग्जाम्पल वही सेम है जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था बाइनरी ऑपरेशन के लिए। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं z प्लस z इज प्लस एडिशन प्लस और एडिशन, सेटिस्फाई क्लोजर लॉ इन z, या हम कह सकते हैं क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। हम इसे कह सकते हैं, और अच्छे से कहना चाहे तो कह सकते हैं क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड in Z for addition operation। ओके, तो जितने एग्जांपल्स मैंने पिछले बाइनरी ऑपरेशन के लिए लिए थे वो सारे एग्जांपल्स जो है ये क्लोजर लॉ के लिए भी होल्ड करेंगे। यानी n प्लस जो है वो भी क्या करेगा, क्लोजर लॉ नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन भी जो है एडिशन के साथ क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। Z माइनस ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स वो सब्ट्रैक्शन के संग क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम कोई भी दो अगर इंटीजर्स लेते हैं और इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। किसी भी दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन भी एक इंटीजर ही होता है। तो यानी ये जो ऑपरेशन है वो इसके अंदर बाइनरी है, यानी z इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ है, वो है एसोसिएटिव लॉ इन ए सेट। किसी सेट में एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमें वो पढ़ना है। तो एसोसिएटिव लॉ इन ए सेट। एसोसिएटिव लॉ के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सेट चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट ए है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट ए। ये सब लॉज जो है ये छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि इसे बार बार यूज करना है हमें तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। ए नॉन एम्प्टी सेट, ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, और मान लिया स्टार जो है वो कोई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इन ए। ठीक, तो हम कब कहेंगे कि ए जो है उसमें ये स्टार जो है एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड इन ए फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ, क्या होता है उसके लिए कंडीशन, इसके लिए ये हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट हम लेते हैं उस सेट के, तो हम बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से लगाए ग्रुपिंग करके एलिमेंट्स का, चाहे इस तरह से ग्रुपिंग करके बाइनरी ऑपरेशन को हम लगाए, दोनों तरह से जो हमको नया एलिमेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा, चाहे ग्रुपिंग इस तरह से करके करें चाहे इस तरह से करें। ओके, अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है इन द सेट ए। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, Z लिया सेट ऑफ इंटीजर्स,
और ऑपरेशन लिया ऑर्डिनरी एडिशन। तो हम देखना है हमें कि ये जो एडिशन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है या नहीं जेड के अंदर। तो हमें चेक करना है कि कोई भी तो 3 इंटीजर्स हम लेते हैं और देखना है हमें कि a प्लस बी प्लस सी, चाहे इस तरह से हम ऑर्डरिंग करें, एलिमेंट्स को ऐड करें, चाहे इस तरह से ग्रुपिंग करके ऐड करें, दोनों तरह से सेम वैल्यू आती है या नहीं। तो हमें पता है कोई भी 3 इंटीजर्स हम लेते हैं अगर, तो हमें पता है चाहे इस तरह से ऐड करें चाहे इस तरह से ऐड करें, हमें सेम वैल्यू ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं -2, 3 और 6 ले लिया। पहले हम LHS चेक करते हैं, -2 + 3 + 6। इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -2 + 3 यानी 1 और +6 यानी 7। ओके, अब RHS निकाल के देखते हैं हम लोग। RHS इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ये था हमारा। ये हम लोगों ने लिया था -2 + 3 + 6, तो ये 6 और 3 9 और -2 यानी 7। तो देख रहे हैं LHS और RHS दोनों सेम है, चाहे इस तरह से हमने ग्रुप करके एडिशन किया चाहे इस तरह से ग्रुप करके एडिशन किया। ये इन जनरल सारे एलिमेंट्स के लिए Z के होल्ड करेगा। तो हम कहते हैं कि एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है Z के अंदर। अब क्या सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव लॉ Z के अंदर, तो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन does not satisfy associative law in Z, यानी a माइनस बी माइनस सी, अगर हम इस तरह से वैल्यू निकालते हैं और a माइनस बी माइनस सी, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है। हो सकता है किसी केस में सेम हो, लेकिन हर केस में अगर नहीं होल्ड करता है तो हम उस लॉ को कहते हैं कि फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये कंडीशन हर LHS इक्वल RHS अगर हर एलिमेंट के लिए होता है तब तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड है। एक एलिमेंट, अगर कोई भी 3 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिसके लिए ये कंडीशन नहीं होल्ड करती, यानी ये और ये पार्ट इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं लॉ सेटिस्फाइड नहीं है। तो कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं। सिंपली 2, 3, 4 ले लिया हम लोगों ने। यहाँ से इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 - 3 -4 यानी -1 -4 यानी -4, और इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 2 - 3 -4 यानी 2 -1 यानी 3। ठीक, तो देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज जो है वो सेम नहीं, यानी सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ नहीं सेटिस्फाई करता है Z। ओके, इसी तरह डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं हम लोग। डिवीजन तो बाइनरी ऑपरेशन होता ही नहीं है, डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होता है Z, R, C इन सब में। तो एसोसिएटिव लॉ तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 जो है वो एक एलिमेंट है Z में, Q में और R में, जो जिसके कारण ये ऑपरेशन जो है वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 2 in Z और 0 जो है 3 ले लिया, 3 in Z और 0 भी हमारे पास Z में, तो 3 डिवाइडेड बाई 0 ये हमको पता है कि नॉट डिफाइंड है, तो ये Z के अंदर नहीं है। तो अगर 0 इंक्लूड करते हैं तो डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है Z में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है एसोसिएटिव लॉ के बाद कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में किसी सेट के लिए हमें एक सेट चाहिए A जो कि नॉन एम्प्टी हो, और एक बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं। तो जो क्लोजर एसोसिएटिव ये सब लॉज है उसके लिए जो हम ऑपरेशन लेते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए के अंदर। ये सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एक लिए होल्ड कर रही है कि नहीं। उसके बाद हम जाते हैं तो कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉज ये सब चेक करते हैं। अब ये ऑपरेशन कब ए के अंदर कॉम्यूटेटिव होगा, उसके लिए ये कंडीशन है कि कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं इस सेट ए के, तो हम इस तरह से वैल्यू निकालें, चाहे ऑर्डर को चेंज करके ये ऑपरेशन लगाएं दोनों एलिमेंट पे, दोनों तरह से जो नया एलिमेंट है वो सेम होगा। चाहे ए बाइनरी ऑपरेशन लगाकर बी को लगाए या बी स्टार ए, इस तरह से करें, दोनों तरह से सेम वैल्यू होगी।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहते हैं कि दिस ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ इन ए। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। कई बार एडिशन का ले लिया तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ इन Z। हमारे पास सेट है Z इंटीजर्स का और ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होता है इंटीजर्स में, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर्स आप लेते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, यानी ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इसके अंदर बाइनरी है। अब कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए चेक करना है हमें कि क्या कोई भी दो इंटीजर्स हम लेते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू बी लिखे या b इंटू ए लिखे तो सेम आता है या नहीं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं इंटीजर्स को लेके कि हाँ हम कोई भी दो इंटीजर्स लें, चाहे 2 इंटू 6 करें या 6 इंटू 2 करें, दोनों तरह से हमें वैल्यू सेम मिलेगी और ये हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा, यानी Z में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब यही बात अगर हम करते हैं डिवीजन के लिए, डिवीजन division does not satisfy, operation of division does not satisfy commutative law in Z minus 0। ओके, तो हमारे पास जो सेट है, ये जो हम सेट ले रहे थे वहां पर ये सेट ले रहा है Z माइनस 0, यानी 0 को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स का कलेक्शन। इंटीजर्स का कलेक्शन जो हमारा होता है, इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो इसमें से जब 0 को हम लोगों ने हटा दिया तो ये जो कलेक्शन बचा, ठीक, ये हमारा है सेट Z माइनस 0 और ऑपरेशन जो है वो हम लोगों ने डिवीजन कर लिया। अब ये 0 क्यों हटाया? 0 इसलिए हटाया कि अगर ये 0 रहेगा इस सेट में ए में तो क्या होगा, ये डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 2 डिवाइडेड बाई 0 हम लिखेंगे तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं रहेगा ये ऑपरेशन। ओके, तो इसलिए 0 की वजह से प्रॉब्लम थी तो 0 को हमने हटा दिया। अब ये जो डिवीजन ऑपरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइनरी ऑपरेशन होने में इस सेट में। तो डिवीजन ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया हमारा इस सेट पे। अब चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a इन जनरल। किसी किसी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड कर सकता है, लेकिन फॉर एवरी a b कोई भी दो इंटीजर्स है और उसको a डिवीजन b लिखे और फिर b डिवीजन a लिखे, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ Z माइनस 0 में सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 2 और -6, तो 2 डिवाइडेड बाई -6, ठीक, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे -1/3। और अगर -6 डिवाइडेड बाई 2 ये लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। तो देख रहे हैं ऑर्डर चेंज करने पे एलिमेंट भी नए बन रहे हैं, इसलिए क्या है जो ये ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है इस सेट के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। Existence of identity element in a set. Existence of identity element in a set. तो हमारे पास फिर से एक कोई नॉन एम्प्टी सेट A है और एक कोई ऑपरेशन स्टार है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है ए बी। अब हम कहते हैं कि ए के पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन अगर हमें कोई एक एलिमेंट ई मिल जाता है ए के अंदर जो एक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। वो कंडीशन क्या है, बोर्ड पे देख सकते हैं वो कंडीशन क्या है हमारी। वो कंडीशन क्या कहती है कि ई अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उसको
इस सेट के किसी भी एलिमेंट के संग हम लगाए, किस ऑपरेशन का यूज करके, इस ऑपरेशन का यूज करके, चाहे इस ऑर्डर में लगाए चाहे इस ऑर्डर में लगाए, तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलेगा। जैसे ए लिया इसके अंदर और उसके संग ई को लगाया तो ए मिला। ऐसे ही अगर बी एलिमेंट लिया ए के अंदर तो बी स्टार ई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। यानी ये आइडेंटिटी जिसके संग भी लगेगा तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहते हैं ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन के साथ साथ आइडेंटिटी भी चेंज होती जाती है किसी सेट के अंदर। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल फॉर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स z, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन z। अगर हम सेट लेते हैं z इंटीजर्स का और ऑपरेशन लेते हैं एडिशन, ठीक, तो इस केस में क्या है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है z के अंदर। क्यों? क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी इंटीजर के साथ लगाते हैं, क्या था आइडेंटिटी का, कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के संग लगता है बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। तो हमको पता है कि 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी एलिमेंट में, इंटीजर में ऐड करें तो हमको वही इंटीजर वापस मिलेगा, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से। तो इसलिए 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया z में फॉर ऑपरेशन एडिशन। इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर यही हम ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का, कभी क्रॉस से दिखाते हैं, कभी डॉट से भी दिखाते हैं, नोटेशन में, और सेट z का लेते हैं, तब हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, उस केस में क्या होगा, हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी 1। क्योंकि अब हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको किसी भी इंटीजर के साथ हम लगाए इस ऑपरेशन के साथ, बाइनरी ऑपरेशन के, तो हमें वही एलिमेंट वापस मिले। तो हमें पता है कि 1 ऐसा इंटीजर है जिसको हम किसी भी इंटीजर के साथ लगाते हैं तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। जैसे -3 इंटू 1 इक्वल -3 वापस मिला, 6 इंटू 1 तो 6 वापस मिला। यानी 1 ही आइडेंटिटी है फॉर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ इंटीजर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है किसी भी सेट का, वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं और ऑपरेशन लेते हैं एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन तो होगा इनमें, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर्स का सम भी हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए हमको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी एन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एडिशन के लिए यहाँ 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, तो जो आइडेंटिटी होना चाहिए वो सेट के अंदर नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि n डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट इन ए सेट। तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, फिर से वही एक नॉन एम्प्टी सेट ए चाहिए हमें, एक कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार चाहिए ए के अंदर जो हो। अब अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है इस सेट कैपिटल ए के अंदर, तो हम कब कहेंगे कि कोई एलिमेंट जो है वो इसका इनवर्स एलिमेंट है, अगर हमें कोई एक और एलिमेंट ए डैश मिल जाए इस ए के अंदर, कि ए स्टार ए डैश, इसको पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। ये जहां पर क्या है, आइडेंटिटी इन ए फॉर दिस ऑपरेशन। तो किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स है उस सेट में, उससे मतलब है कि हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए उसी सेट में कि इन दोनों एलिमेंट्स, उस एलिमेंट और उसके इनवर्स, उस एलिमेंट के इनवर्स को अगर हम साथ लगाते हैं तो क्या हमें मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, चाहे इस ऑर्डर में निकाले चाहे इस ऑर्डर में।
इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं और कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा ये। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल ले लेते हैं Z सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट Z, और ये हम लोगों ने ले लिया प्लस। अब कोई एलिमेंट -2 लिया हमने Z में, एक ही जगह -2 लिया। अब -2 का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स, यानी -2 में फिर यहाँ ऑपरेशन क्या हो गया, प्लस कौन सा एलिमेंट है जिसको हम लगाए तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी फॉर एडिशन, और आइडेंटिटी एडिशन क्या है, 0। तो हमें पता है -2 में हम 2 जब ऐड करते हैं तो 0 मिलता है, तो -2 का इनवर्स एलिमेंट जो है वो 2 हो गया, और 2 का इनवर्स -2 हो गया। तो कोई भी दो एलिमेंट जब वो साथ में आते हैं बाइनरी ऑपरेशन के साथ और आइडेंटिटी देते हैं, तो ये इसका इनवर्स हो गया और ये इसका इनवर्स हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -2 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स 2 और 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। इसी तरह अगर 3 लेते हैं तो 3 -3 = 0। तो ये जो इनवर्स एलिमेंट मिलता है वो ये ध्यान देना है कि वो भी उसी सेट के अंदर ही होना चाहिए, उस सेट के बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए देखते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट और ऑपरेशन एडिशन, तो 1 जो है, अच्छा इसको तो छोड़ देते हैं क्योंकि इसके पास तो आइडेंटिटी होती नहीं, तो ये एग्जांपल यहाँ पर नहीं सूट करेगा। तो जो भी आइडेंटिटी मिले वो उसी सेट के अंदर होनी भी, अरे इनवर्स मिलता है किसी एलिमेंट का तो वो उसके अंदर होना भी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया हम लोगों का। अगर यहीं पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ले लेते हैं, हमने सेट लिया Z इंटीजर्स का और ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हमें हर एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर मिलेगा सेट Z के अंदर? तो नॉट पॉसिबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। जैसे 3 हम लोगों ने लिया -3 Z में। अब क्या होगा, हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स वो नंबर होगा, वो इंटीजर जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई करें और हमें मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी मिले। ठीक, दो एलिमेंट्स जब साथ में आए और उस सेट की आइडेंटिटी मिल जाए बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स है। लेकिन हमको पता है कि यहाँ 1 लाने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, -1/3 हमें ये चाहिए, या 1/-3। अगर हम ये लाएंगे तभी हमें आइडेंटिटी मिलेगी। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो इनवर्स एलिमेंट है वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए, और -1/3 हमें पता है कि एक रैशनल नंबर है, तो ये Z के अंदर नहीं है, यानी Z के सारे एलिमेंट्स के पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। -1 और 1 जो है इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमें Z के अंदर मिल जाता है, हर एलिमेंट के लिए नहीं मिलती। तो इतनी चीजें हम लोग को समझनी थी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद एक हमारा टॉपिक है सेमी ग्रुप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेमी ग्रुप। इसके लिए हमारे पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है G, ग्रुप नाम है इसलिए नोटेशन भी G ले लेते हैं। इसी तरह रिंग्स पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे उसको R से दिखाएंगे। फील्ड पढ़ेंगे आगे तो उसके लिए कैपिटल F दिखाएंगे। तो कोई भी नोटेशन हो सकता है, लेकिन ग्रुप है इसलिए G नोटेशन ले लिया गया। तो G कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, और एक कोई ऑपरेशन स्टार है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है इन G। तो कब हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर GO, किसी में इस तरह से लिखा है, किसी बुक में, किसी बुक में इसे इस तरह से लिखा है। ठीक, तो हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर GO जो है वो एक सेमी ग्रुप है अगर दो कंडीशन से सेटिस्फाई है। दो कंडीशन है, पहला है क्लोजर लॉ और दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। अगर ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई होती हैं इस ग्रुप में इस ऑपरेशन के लिए, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक साथ लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अब एक चीज और कि यहाँ पर ये क्लोजर लॉ तो खुद यहीं से सेटिस्फाइड है हमारा कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो, ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्लोजर लॉ तो पहले से ही सेटिस्फाइड। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम लोग एग्जाम में या ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो पहले ये चेक करना भूल जाते हैं कि जो ऑपरेशन है वो सच में बाइनरी है या नहीं जी, और बस आगे सॉल्व करने लगते हैं। तो इसलिए कि ये बात हमारे ध्यान से अगर किसी तरह निकल भी जाती है कि ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन होना है, तो वो लॉ में पहला ही हमने जब पॉइंट डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ हम चेक कर लेंगे अगर इस स्टेप पे हम भूल भी गए।
ओके, तो क्लोजर लॉ ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बी अगर जी में है तो ए स्टार बी भी जी में होना चाहिए, ठीक। और एसोसिएटिव लॉ यानी फॉर एवरी ए बी सी इन जी हम इस तरह से ग्रुपिंग करें या इस तरह से, दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये हमारा हो गया एक सेमी ग्रुप। एक एग्जांपल ले लेते हैं सेमी ग्रुप का, कोई सिंपल सा Z+ ही ले लेते हैं, वो सबसे सिंपल है। और सेट्स के लिए तो आगे जब हम चैप्टर को समझेंगे तो उसमें बहुत सारे सेट्स के संग डील करना है हम लोगों को, मैट्रिसेस के संग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के संग। तो यहाँ पर कुछ सिंपल एग्जांपल ही लेके समझते हैं। तो जैसे Z सेट ऑफ इंटीजर्स और एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ये ऑपरेशन हमको पता है बाइनरी ऑपरेशन है। हमें चेक करना है कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर सेमी ग्रुप है। तो हाँ, ये सेमी ग्रुप होगा। क्यों सेमी ग्रुप? इसलिए होगा कि अभी जब पहले हम लोगों ने क्लोजर लॉ वगैरह पढ़ा था तो देखा था कि हम जानते हैं कि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो एक इंटीजर ही मिलता है, यानी क्लोजर लॉ इसके अंदर होल्ड कर जाएगा। फॉर एवरी बी ए बी इन जेड ए प्लस बी इज ऑल्सो इन जेड, ओके। और एसोसिएटिव लॉ भी हम लोगों ने इसी का एग्जांपल लेके देखा था कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी होल्ड करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी हम लिखे, चाहे ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से लिखे, दोनों ही तरह से हमें सेम वैल्यू मिलती है। यानी जो एडिशन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी है जेड में, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा सेमी ग्रुप हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हम ग्रुप पे। अब आते हैं हम ग्रुप पे। यहां से हमारा मेन टॉपिक है सिलेबस का, ये ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के लिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी होना चाहिए। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए binary operation in G. Then the ordered pair GO is called a group। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट G है और एक बाइनरी ऑपरेशन है G में स्टार, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम कहते हैं एक ग्रुप है अगर चार एक्सियम्स है या कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तब। तो पहला एक्सियम जो हमारा वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। फॉर एवरी ए बी इन जी वी हैव ए स्टार बी इज इन जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया, ठीक। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी तीन एलिमेंट ए बी सी अगर हम लेते हैं जी में तो चाहे इस तरह से लिखें उसको, चाहे इस तरह से ग्रुपिंग करें, दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिलती है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी इस सेट जी के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है, सच दैट ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए फॉर एवरी ए इन जी। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए हम लेते हैं जी में, फॉर एवरी ए इन जी देयर एग्जिस्ट ए डैश इन जी सच दैट ए स्टार A dash equal A dash star A, where E is the identity of group of G with respect to binary operation star। तो G जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है वो इस ऑपरेशन स्टार के संग एक ग्रुप बनाता है अगर क्लोजर लॉ होल्ड करे।
एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर मिल जाए और हर एलिमेंट का इनवर्स भी उस ग्रुप के उस सेट के अंदर मिल जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट में मिल जाए और हर एलिमेंट का इनवर्स भी उस सेट में अगर मिलता है तो हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं। इसी चारों में अगर एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है, ग्रुप प्रूफ करने के लिए बस इतना काफी है, लेकिन अगर इन्हीं चारों प्रॉपर्टी के साथ एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, कॉम्पिटेटिव लॉ भी अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, कॉम्पिटेटिव लॉ भी अगर सेटिस्फाइड है इस ग्रुप में, दैट इज फॉर ए स्टार बी, फॉर एवरी ए बी इन कैपिटल ए, अगर ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए है तो हम कहते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर जीओ है वो क्या है, वो एक एबिलियन या एबिलियन और कॉम्पिटेटिव ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप या कॉम्पिटेटिव ग्रुप में क्या होता है, चारों प्रॉपर्टीज एक्सियम्स ग्रुप के और एक नया एक्सियम जुड़ जाता है कॉम्पिटेटिव ग्रुप। तो ये 5 कंडीशन हो जाती है अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर जी स्टार को हमको दिखाना है कि वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है। एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे इजी हमारे पास एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर्स का और एडिशन ऑपरेशन का। तो हमारा एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर्स, the set of integers is an abelian group with respect to operation of ordinary addition या एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक, इसको हम सारे लॉज सॉल्व करके देखते हैं कि होल्ड करते हैं कि नहीं। तो पहला है क्लोजर लॉ। तो हमें पता है, हमने अभी पिछले एग्जांपल्स वगैरह में देखा है कि कोई भी 2 इंटीजर्स हम अगर लेते हैं तो उनका सम भी एक इंटीजर होता है, इसलिए क्लोजर लॉ होल्ड करें। कोई भी 2 इंटीजर्स हम लेते हैं तो देखते हैं उनका सम भी एक इंटीजर है, यानी क्लोजर लॉ होल्ड्स इन जेड फॉर प्लस। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ शॉर्ट में ही लिख दिया मैंने, एसोसिएटिव लॉ। ये भी हम देख कर आ चुके हैं कि कोई भी 3 एलिमेंट अगर 3 इंटीजर्स लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी चाहे इस तरह से ग्रुपिंग करें चाहे इस तरह से ग्रुपिंग करें, दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिलती है, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तीसरा एक्सियम है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो वो भी हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर जीरो जेड में है, विच इज आइडेंटिटी इन जेड फॉर एडिशन। क्यों? क्योंकि हम a प्लस 0 करें चाहे 0 प्लस a करें, दोनों तरह से हमें क्या होगा, a ही मिलेगा। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यानी हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी एलिमेंट a लेते हैं z में तो हमें पता है कि माइनस a उसका एडिटिव इनवर्स वो z के अंदर जरूर होगा। For every a in Z, there exists minus a in Z, such that a plus minus a equals 0 equal minus a plus a। कोई भी इंटीजर हम लेते हैं तो उसका जस्ट एडिटिव इनवर्स भी उसके अंदर जरूर होगा और उन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल गया। तो यहाँ तक में तो हमारा जो है Z प्लस ये एक ग्रुप प्रूव हो गया। अगर ग्रुप प्रूफ करना है तो यहाँ तक ये ग्रुप प्रूव हो गया। लेकिन अगर एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें 5th कंडीशन यानी कॉम्यूटेटिव लॉ भी हमने देखा है कि कोई भी 2 इंटीजर्स हम लेते हैं तो चाहे a प्लस बी करें चाहे b प्लस a करें तो हमें दोनों तरह से सेम वैल्यू मिलती है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्योंकि पांचों एक्सियम्स हमारी सेटिस्फाई है तो हम कह सकते हैं कि Z प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।